जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के चैप्टर 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास से संबंधित MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कई प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले इनसे जो रिलेटेड जो कुछ मूल बिंदु है उन बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, फिर इससे संबंधित हम लोग MCQ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला है कि प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन के कारक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से बच्चों? प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद और तरंग। अपरदन क्या है? तो ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे मृदा अपरदन। तो जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उनकी ऊपरी परत का खिसक जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, कि भू आकृति का सामान्य अर्थ है छोटे से मध्यम आकार के भूखंड से होता है। यानी भू आकृति का सामान्य अर्थ क्या है बच्चों? तो छोटे से मध्यम आकार के एक भूखंड से होता है। भूदृश्य भूतल के विस्तृत भाग है जो बहुत सी संबंधित भू आकृतियों से मिलकर बनते हैं। यानी जो भूदृश्य है वो भूतल के सबसे बड़ा भाग और विस्तृत मतलब फैला हुआ भाग है जो बहुत सी संबंधित भू आकृतियों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, कोई स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिनकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतिक कारकों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धरातल पर दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। ठीक है, कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक जैसे समुद्र तल का अस्तित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप तथा जलवायु आदि स्थल रूपों के विकास को नियंत्रित करता है। अपरदन के मुख्य कारक एवं उनके निर्मित कलाकृतियाँ देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, नदी अपने जीवन काल प्रवाह मार्ग में 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यानी जो नदी है अपने जीवन काल में, ठीक है, कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरती है बच्चों? तो कहोगे सर कि 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। कौन कौन? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और विरोधावस्था। ठीक है, नदी इन 3 अवस्थाओं में अपरदन एवं निक्षेपण का कार्य करते हुए विभिन्न स्थल रूप का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए यहाँ अपरदित स्थल, वी आकार की घाटी, गार्ज, जल प्रवाह, ठीक है, अवनमन कुंड, नदी वेदिकाएं और मोनाड्रोप। फिर है कैनियन, जल गतिका, अधःकर्तित विसर्प और संप्राय मैदान। अगला है निक्षेपित स्थल रूप। तो निक्षेपित स्थल रूप में कौन कौन से आ जाएंगे? जलोढ़ जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, रोधिका या नदी वेदिका, नदी विसर्प, गुम्फित नदी और डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे गार्ज एक संकरी घाटी है। आपसे पूछा जाएगा गार्ज क्या है? तो एक संकरी सी घाटी है जिनके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। यानी एक प्रकार का घाटी जिनके दोनों क्या होते हैं? दोनों जो पार्श्व होते हैं वो इसमें ढाल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कि नदी वेदिकाएं किनके कारण निर्मित होती है? जो नदी वेदिकाएं होती है किनके कारण निर्मित होती है? तो जल प्रवाह का कम होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। विवर्तन के कारणों से भू उत्थान होता है। अगर नदियां तट के निकट होती है तो समुद्र तल में बदलाव आती है। ठीक है, अगला है जलोढ़ पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश कर जाती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। मंद ढालों पर यह नदियां भार वहन करने में असमर्थ हो जाती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जलोढ़ पंख कहते हैं। चलिए, जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्रायः अपने वास्तविक प्रवाह मार्ग में बहुत दूर तक नहीं बहती है, बल्कि कई शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें
जल वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वितरिकाएँ कहते हैं। चलिए, डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। डेल्टा नदी अपने प्रवाह मार्ग से लाए गए सभी अवसाद भार को समुद्र के किसी किनारे त्रिभुजाकार निक्षेप में रख देती है, जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। यानी नदी अपने प्रवाह मार्ग से लाए गए सभी अवसाद भार को समुद्र के किनारे त्रिभुजाकार निक्षेपण होता है, जिसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है तथा इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चिक्का मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है, जिससे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है। नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। बाढ़ का मैदान। जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये अपने साथ बहने वाली बारीक पदार्थों जैसे रेत, चिक्का, मिट्टी और गाद का जमाव तट पर करती है। अतः इससे ही जो मैदान बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों, बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है बच्चों, एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरती है? एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरती है? तो अभी हमने जस्ट अध्ययन किया कि 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। भूतल के इतिहास का पुनः अध्ययन है, जिसमें इनके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बच्चों? भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, आंध्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सी है? तो कौन सी होती है? प्रवाहित जल होती है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रवाहित जल। पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में किन कारणों से परिवर्तित हो जाती है? देखिए, जो पहाड़ियाँ और घाटियाँ होती है वो समतल मैदानों में किसके कारण परिवर्तित होती है? तो नदियाँ और अंधोमुखी कटाव के कारण हो जाती है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, मोनाड्रोक का संबंध किससे है? ठीक है, यानी जो मोनाड्रोक है उसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध पेनिप्लेन से होता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी स्थलकृति नदियों के निक्षेपण का कार्य से निर्मित होती है? इनमें से कौन सी स्थल है जो नदियों के निक्षेपण से निर्मित होती है? तो गोखुर का झील। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। प्रवाहित जल की युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा है, प्रवाहित जल की युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत अधिक नहीं। और यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, गार्ज कठोर चट्टानों से बनता है। बिल्कुल, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलकृति है? इनमें से कौन है जो चूना पत्थर के अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलकृति है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा विलियन रंध्र, भूस्तंभ नहीं होगा, लेफिज। बिल्कुल, ए और सी यानी कि दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डोलाइन किस क्षेत्र में निर्मित स्थलकृति है? देखिए, जो डोलाइन है बच्चों ये किस क्षेत्र में निर्मित कृति है? तो चूना पत्थर के क्षेत्रों में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, सर्क, हिमनदीय अपरदन, स्टेलेक्टाइट, हिमनदीय निक्षेपण, कंदराय, पवन अपरदन। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गुलासमी मृत्तिका के जमाव की लंबी कट के हिमोड है। बर्फ पिघलने के बाद एक वर्गाकार कटक एस्कर समुद्री तट रेखा पर स्थित बहुत गहरी हिमनद गर्त है, जिसमें समुद्री जल भर आता है, हिमानी धोत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 13 में कह रहा है अस्टोस किससे संबंधित है? यानी जो अस्टोट है वो किससे संबंधित है? तो मतलब ड्रमलिन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
वैलांचली प्रवाह व तरंगे सागरीय अपरदित पदार्थों को किस रूप में निक्षेपित करती है? किस रूप में निक्षेपित करती है? ठीक है, पुलिन और रधिकाओं के रूप में। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15, इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित स्थलकृति है? यानी इनमें से कौन है जो पवन अपर्दन से निर्मित स्थलकृति है? ठीक है, तो कौन है बच्चों? पेडिमेंट है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था, प्रथम प्रौढ़ावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक गहरी घाटी जिनकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गार्ज और कैनियन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनियन। 18 कह रहा है निम्न से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है? ठीक है, तो किन प्रदेशों में होता है बच्चों? चूना पत्थर प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लेपित शब्द को परिभाषित करता है? किस शब्द को? लेपित शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक और खांच होते हैं। किसमें दिया हुआ है देखिए तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? तो उन्हें हम लोग सार्क कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 कह रहा है अपर्दन का कौन सा साधन यार्डांग का निर्माण करता है? ठीक है, इसका करता है तो वायु। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 कह रहा है चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा स्टेलगामाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 कह रहा है एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है? रिप्टर घाटी या तो रिप्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। जल के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्योर्ड तट। क्या कहा जाता है? फ्योर्ड तट। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए, इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? ठीक है, हिमानी, नदी, पवन और भूमिगत जल। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पवन के द्वारा। 26 कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपंतीय घाटी का, अभिनतीय घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिप्ट घाटी का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा रिप्ट घाटी का। प्लाया किन क्षेत्रों में प्रमुख स्थलकृति है? प्लाया किन क्षेत्रों की प्रमुख स्थलकृति है? मरुभूमियों की, हिम नदीय क्षेत्रों की, बाढ़ के मैदानों की, उपरोक्त में से किसी की नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कल्लर भूमि का क्षारीय क्षेत्र इनमें से किससे संबंधित होते हैं? यानी जो कल्लर भूमि है या क्षारीय क्षेत्र इनमें से किससे संबंधित होते हैं? प्लाया से, पीठिका सेल से, पेडिमेंट से, अपवाहन गर्त से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाया से। इनमें से कौन सही सुमेलित है? प्लाया जो है, ठीक है, मरुभूमियों में वह समतल क्षेत्र जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाते हैं उथली जल झीलें बन जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। यानी जो प्लाया है वो मरुभूमियों में वह समतल क्षेत्र होता है बाबू जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध हो तो ये क्या होता है? उथली झील बन जाती है। 30 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन स्पीड के बारे में सही है? ठीक है, उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाई जाती है। ऐसी रोधिकाएँ जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्षस्थल से जुड़ा हो
ठीक है। अगला है अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानों जो कभी बिरगू के भाग थे, इनमें से सभी। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? ठीक है, तो जलप्रपात तो है, गोखुर झील का भी तो है, बरखान से नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, हिमानी अपर्दन से निर्मित आकृति निम्नलिखित में से कौन है? ड्रमलिन, नुनाटक, मोरैन और कंकतगिरी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 में कह रहा है बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किस संबंध है? नदी, पवन, भौमजल और हिमनद। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा पवन। गोखुर झीलों का निर्माण होता है, गोखुर झीलों का निर्माण होता है नदियों द्वारा विरोधावस्था में होता है। कब होता है बच्चों? नदियों के द्वारा विरोधावस्था में होता है। गार्ज का निर्माण होता है, यानी जो गार्ज का निर्माण है वो कैसे होता है? ठीक है, कठोर चट्टानों में होता है। कहाँ पे होता है? कठोर चट्टानों में। 36, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद के कार्य से संबंधित है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? हिमनद के कार्य से, तो हिमनद के कार्य से कौन होना चाहिए? जलप्रपात, सर्क, टिब्बा, रोधिका। तो टिब्बा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है? यानी पवन अपर्दन के द्वारा कौन नहीं बनता है बच्चों? ठीक है, गारा, ज्यूगेन, भूस्तंभ और बालू का स्तूप। ठीक है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षय, अनाच्छादन, अपर्दन, अनावृत्तीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अपक्षय। 39, कह रहे गुफाओं की रचना किस प्रकार द्वारा होती है? तो गुफाओं की रचना किस प्रकार से होती है? तो कार्बनेटीकरण के द्वारा होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, किस हिमानीकृत भू आकृति में तोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है? यानी किस हिमानीकृत भू आकृति में तोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा भेड़पीठ चट्टान में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुल 40 MCQ प्रश्न था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।